नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर बड़ा खतरा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी पर बात हुई है। कोर्ट ने इस पर सरकार से तैयारी के बारे में पूछा है। सवाल यह है कि अगर तीसरी लहर आई और उसमें बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार के पास क्या प्लान है, इस पर किस तरह से हमें तैयारी करनी होगी और बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, कब बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी। इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल हमने आपको ऑपरेशन एम्बुलेंस का बड़ा खुलासा दिखाया था कि कैसे दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस सर्विस लूट मचा रही है, कैसे मनमानी रकम वसूल रही है। आज तक इस बड़े खुलासे का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विस के रेट फिक्स कर दिए गए हैं। एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगा दिया गया है। यह बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे समय में भी आम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। कोरोना वैक्सीन पर आज की अच्छी खबर यह है कि रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन का एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह सिंगल डोज वैक्सीन है जिसे स्पुतनिक लाइट का नाम दिया गया है। 2 डोज की स्पुतनिक वी की तुलना में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट को 79% प्रभावी बताया गया है और इसकी सिंगल डोज की कीमत करीब $10 यानी $750 से भी कम रखी गई है। 2 डोज वाली स्पुतनिक वैक्सीन को भारत सहित 60 देश मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण उस खबर की जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से ही देश में हाहाकार है और इसी बीच तीसरी लहर की बात ने सबको डरा दिया है। लेकिन बात डरने की नहीं, अलर्ट रहने की है, खुद को तैयार करने की है। क्योंकि दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं देख सकते, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों को हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये बात हुई। इसीलिए हम सबको, सरकारों को, सिस्टम को एक्स्ट्रा खबरदार रहने की जरूरत है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर तीसरी लहर की चपेट में आने का बड़ा खतरा बताया गया है और जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी। वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में आईसीएमआर हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक, खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। इसमें बच्चों को लेकर डर इस बात से भी है। थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे
और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों पर ये इफेक्ट आता है या असर होता है तो उसके लिए हम फिर से शॉर्ट चार्ज ना रह जाएं। जैसे फर्स्ट वेव में पीपी किट्स और मास्क नहीं मिल रहे थे, अब सेकंड वेव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी करके रख लें जो फिजिकल चीज़ें हैं, बट पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक नर्सेज और वो सारे डॉक्टर्स ही ना मिलें जो बच्चों का इलाज कर सकें। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। They have to be very much vigilant. They should not consider that they are fit enough. They are not going to get the virus. So they have to isolate from. Should not go to the crowded places and should not go to the closed places. लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 90 दिनों के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है, जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, और अब तो बच्चों की बात है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। ज्यादातर देशों में अभी 18+ आबादी को ही टीका लगाया जा रहा है। कहीं कहीं टीकाकरण की न्यूनतम उम्र 16 साल भी है, लेकिन इससे कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका कहीं भी नहीं लगाया जा रहा। पर कनाडा पहला ऐसा देश बना है जहां 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये वैक्सीन अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक की है। इस वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका में 12 से 15 साल की उम्र के 2000 बच्चों पर किया गया था, और ये पाया गया कि बच्चों में भी ये वैक्सीन उतनी ही प्रभावी है जितना बड़ी उम्र के लोगों पर। अमेरिका ही भी अगले हफ्ते तक 12 से 15 साल के बच्चों को इस वैक्सीन की मंजूरी दे सकता है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन भी इसे जल्द ही मंजूरी दे सकते हैं। कनाडा में 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस वैक्सीन पर फाइजर और बायोएनटेक रिसर्च कर रहे हैं। देश के पास टाइम कम है, चैलेंज बहुत बड़ा है। तीसरी लहर आएगी ये तय है, लेकिन तीसरी लहर कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। महाराष्ट्र में यह कहा जा रहा है कि वहां जुलाई से सितंबर के बीच तीसरी लहर आएगी। वहां तीसरी लहर के लिए तैयारियां भी पूरी हो रही हैं, लेकिन पूरे देश को तैयार रहना होगा। दूसरी लहर से भी लड़ना है और आगे की चुनौतियों को भी देखना है। एक महीने से देश सांसें बचाने के ऐसे महायुद्ध में है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। दूसरी लहर ने देश की कमर तोड़ दी है। इसमें अगर तीसरी लहर आ गई और दूसरी लहर जैसी ही कोई तैयारी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए केंद्र से पूछ लिया कि अगर कल को मामले बढ़ेंगे तो क्या किया जाएगा। क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है? कैसे ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कतें दूर होंगी? अभी सप्लाई टैंकर्स पर निर्भर है। कल को टैंकर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली की बात तो ठीक है, लेकिन देश का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। सिर्फ शहरों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। ग्रामीण भारत भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटा जाएगा? कोर्ट ने ये पूछा कि जब दूसरी लहर को संभालने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, तो तीसरी लहर के लिए भी ये नहीं होंगे। ऐसे में क्या फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर और नर्स को इसमें लगा सकते हैं? करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2.5 लाख नर्स हैं जो घरों पर हैं। इन सभी को तीसरी लहर के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले साल से लगातार कोरोना में काम कर रहे हैं, उन पर भी थकान और दबाव ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर में क्या क्या करना चाहिए, उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, नौजवानों का वैक्सीनेशन करना होगा। अगर ये तैयारियां अभी से कर ली तो तीसरी लहर से लड़ने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ये देश के चिकित्सा विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर का इंतजार है। तीसरी लहर आएगी तो जरूर, और कब आएगी उसका भी अंदाजा उन्होंने दे दिया है कि सितंबर अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के आसपास तीसरी लहर आएगी, जब गर्मी जा रही होगी और सर्दी के आने की बात होगी। तीसरी लहर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान ये जरूर कहा कि अगर हम अभी नहीं चेतेंगे, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम तीसरी लहर का मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो वरना ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे अभी पहली और दूसरी लहर के बीच की हुई है। ये दूसरी लहर सिर पर आ गई और हमारे पास उतनी तैयारियां नहीं हैं। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयों की किल्लत है। हर तरह से अब तैयार रहना होगा। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये भले ही अभी न पता हो, लेकिन तीसरी लहर का आना निश्चित है। ये बात अब तक हर तरफ से कही जा रही है और सबको अलर्ट किया जा रहा है। SARS coronavirus 2 go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared. तीसरी लहर आने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वायरस लगातार खुद को बदल रहा है। कोरोना की पहली लहर में लोगों की इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण कम था, लेकिन दूसरी लहर में वायरस ने खुद को बदला और फिर इस ताकतवर वायरस के मुकाबले हमारी कम इम्यूनिटी और सावधानी न रखने से दूसरी लहर बड़ा तूफान बन गई। वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाएं, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। तीसरी लहर में क्या होगा इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। ये दूसरी लहर जैसी संक्रामक होगी या फिर कम खतरनाक होगी, किस तरह से वायरस अपना रूप बदलेगा, लेकिन जो भी हो उसमें सभी का सावधान रहना जरूरी है। ऐसे अलर्ट को गंभीरता से लेना जरूरी है। सरकारच्या विज्ञान विषयक सल्लागारांनी एक इशारा दिलेला आहे की देशामध्ये तिसरी लाट येते आहे, सावध रहा। सावध रहा म्हणजे काय करायचं, तर नवीन काही नाही आहे त्याच गोष्टी। दूसरी लहर ने देश का जो हाल किया वो इसी वजह से हुआ कि देश में कोई भी अलर्ट नहीं था, किसी को अंदाजा ही नहीं था, सरकारें भी बेफिक्र रही, न ही कोई तैयारी हुई। इसी का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, बेड्स के लिए चीख पुकार है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं और महीने भर से यही चल रहा है। संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।
देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, सामने तीसरी लहर का खतरा है और अगर इस बड़ी चुनौती से निपटना है तो रफ्तार से काम करना होगा। जरूरी संसाधन जुटाने होंगे, ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर खड़ा करना होगा, हर अस्पताल को ऑक्सीजन पर वैसे ही आत्मनिर्भर बनाना होगा जैसे डीआरडीओ ने दिल्ली में किया है। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में डीआरडीओ ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। एम्स में ऑपरेशनल हुए ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट को आज मैंने देखा, वहां पर जाकर समझा कि कितनी तेजी से, यानी हफ्ते भर से भी कम समय में यह काम हुआ और कैसे इस तरह से अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट आज चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन, मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन पीछे जो इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है। इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है डायरेक्टली। ये पाइपलाइन से, इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई और पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विद इन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विद इन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, आरएमएल में है? एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी ज़रूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को, जबकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे, अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर है? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है। तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें, और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना, मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले, पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, जहां उनकी ज़रूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज़ में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये सब रियलिटी में
देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख का था, लेकिन आज ही इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन पेशेंट्स तक, क्रिटिकल पेशेंट्स तक सही समय से पहुंच जाए, उसके क्षेत्र में ये जो प्लांट है और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में। कैमरा पर्सन सैयद मौसम के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। 1 महीने से हर तरफ ऑक्सीजन की मारामारी है, लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में उन लोगों की भी चुनौती बढ़ी है जो ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई चेन में लगे हैं। इस महासंकट में किस तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, आपको दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब उखड़ती सांसों से देश जूझ रहा है, तब इस आपदा से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती जहां पर आई है, उनमें से एक जगह यह है इंडियन ऑक्सीजन यानी आइनॉक्स। आइनॉक्स भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस उत्पादक है। इसके करीब 45 प्लांट्स पूरे देश में हैं। देश के लगभग हर एक राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के आइनॉक्स प्लांट पहुंची थी, ताकि आइनॉक्स की मौजूदा चुनौती देश के सामने रख सके। आइनॉक्स का दावा है कि इन दिनों आइनॉक्स अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोग डिजाइन प्रोडक्शन से लगभग 15 to 20% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जितने भी प्रोडक्शन पहले हम लोग का प्रोडक्शन था लॉक्स, एलएमओ, लीन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लेकिन पूरा प्रोडक्शन को कट करके हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनीत त्यागी मोदी नगर के इस आइनॉक्स प्लांट के मैनेजर हैं। मोदी नगर का ये प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। विनीत त्यागी अपने परिवार में आई कोविड की चुनौती के बावजूद आइनॉक्स में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं। He is fighting and I know that my sister is a fighter. She will definitely come out of that situation. But lots of other families are also under crisis. I can't let them down because my family is in a panic situation this time. कोरोना काल में आइनॉक्स में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले पंकज सिंह की बातों से इसका एहसास होता है। पंकज साहब कहते हैं कि कई बार वो ऐन मौकों पर ही ऑक्सीजन का ट्रक अस्पतालों तक पहुंचा सके, जिससे मरीजों की जान बची। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, अगर मैं 5 मिनट भी अगर लेट होता तो वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी होती। ऐसा एम्स में भी हुआ कई बार, कई हॉस्पिटलों में, ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल एट द टाइम ऑफ मोमेंट पे पहुँचते हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। पंकज पिछले 1 महीने से अपने परिवार से दूर है। कोरोना का संकट जब से आया है, तब से पंकज ही नहीं, आइनॉक्स के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए यही स्थिति है, चाहे वो आइनॉक्स के किसी भी डिवीजन में हो। सिर्फ मोदी नगर का प्लांट ही नहीं, आइनॉक्स के सारे प्लांट्स में इसी तरह दिन रात एक कर इन दिनों प्रोडक्शन हो रहा है। कोविड-19 में हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं। क्राइसिस फुलफिल करने के लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी ये समस्या को हम हावी नहीं होने दिया। हम लोग कुछ भी करके ये सिचुएशन को, ये ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकेंगे। हम लोग ये युद्ध में हमारा नेशन के साथ है, हमारा भारतवासियों के साथ है। हम रात दिन नहीं सो करके भी, घर परिवार से नहीं मिलकर भी हम हर हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आइनॉक्स ने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता को तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मौजूदा क्षमता में ही केवल इंसानी जज्बे के आधार पर देश की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा करने की
कोशिश की जा रही है। एक वर्कर से लेकर एक ट्रक ड्राइवर तक आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट में सभी लोग 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी इंसान की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी लगातार कोविड ट्रीटमेंट में एक सक्सेस स्टोरी बना रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और जो इस वक्त पे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल ऑक्सीजन का, आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। इंडस्ट्रियल हो या मेडिकल, आइनॉक्स का काम ही ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार सिर्फ 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी उद्योगों में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई है। झारखंड के बोकारो का स्टील प्लांट भी उनमें से एक है। वहां के ऑक्सीजन प्लांट्स में अब मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। बोकारो के इस प्लांट से लेकर रांची के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स तक में किस तरह कर्मचारी जी जान से जुटकर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर रांची से संवाददाता सत्यजीत कुमार ने ये स्पेशल रिपोर्ट की है। झारखंड में ये बोकारो का स्टील प्लांट है, लेकिन जब देश को मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत आ खड़ी हुई है, तो अब ये एक तरह से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट बन गया है। करीब 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन की 2 यूनिट्स लगी हैं। एक है कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट, जो कोविड की दूसरी लहर से पहले आमतौर पर इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करता था, और दूसरा है आइनॉक्स का ऑक्सीजन प्लांट। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब दोनों ही प्लांट्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त दोनों प्लांट्स को मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना हो रहा है, जबकि दूसरी लहर का कहर शुरू होने से पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ 100 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ही रोजाना बनती थी। इमरजेंसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जितना भी डिमांड आ रहा है पूरे देश से, जहाँ से डिमांड आ रहा है उसका हम लोग गाड़ी जो आ रहा है उसको हम भर करके समय पर भेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, अपना फुल 100% देते हैं। अभी जितना भी ट्रक आते हैं, जितना डिमांड होता है, हम लोग रेडी रहते हैं पहले से सब कुछ, कि जब आए उसको डिले ना हो और उसको फुल फिलअप करके भेज देते हैं। ऑक्सीजन देश मांग रहा है और हम लोग अपना जी जान लगा देंगे कि पूरे देश को ऑक्सीजन मिलता रहे, कंटिन्यू सप्लाई होता रहे। जहाँ जिनको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा दिया जा रहा है, और हम लोग को अच्छा लग रहा है। कल देश में आदमी सबका जान बच जाए तो बहुत अच्छा बात है। बोकारो स्टील प्लांट में बनने वाली मेडिकल ऑक्सीजन झारखंड की अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही है। झारखंड लगभग 680 टन रोज के हिसाब से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ की खुद की जरूरत जो राज्य की है वो 80 टन की है, और कोरोना के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन का योगदान जो है अहम हो गया है। देश भर में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किस तरह से ज़रूरत है, किस तरह से दरकार है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए झारखंड आगे बढ़ा है। और उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो रात दिन इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रिफिलिंग प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, बोकारो से लेकर रांची तक और जमशेदपुर तक, जिस तरह से यहाँ के लोग लगे हुए हैं, ऑक्सीजन इंडस्ट्री से लगे लोग जुड़े हुए हैं और काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। जिस तरह बोकारो के स्टील प्लांट में दिन रात मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा रही है, उसी तरह रांची के इन जैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर भी 24 घंटे दिन दुना रात चौगुना काम तेज कर चुके हैं। देखिए ये रिफिलिंग हो रहा है। ये सिलेंडर्स जो हैं ये सदर हॉस्पिटल में जाएगा। ये सारा जो है, देखिए ये सदर लिखा हुआ है यहाँ पे,
आपको देख सकते हैं यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ के लिए इसको फील किया जा रहा है। ये देखिए MICU में इसका इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो है इसको फील किया जा रहा है। हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। रोजा का महीना है, कोई घर नहीं जा रहा, हम लोग भी घर नहीं जा पा रहे हैं। 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं, किसी तरह पब्लिक का जान बच जाए। जी। आपने रोजा रखा है? जी रोजा रखा। तो यहाँ फिर भी आप डटे हुए हैं? जी। कितने देर रहते हैं यहाँ फैक्ट्री में? यहाँ पे अभी तो 8-10 घंटा रहते। देश भर के डॉक्टर, नर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, तो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के सामने भी कोरोना काल से जूझने की चुनौती है। सांसों को उखड़ने से बचाने को वो अपना फर्ज मानकर चल रहे हैं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात नागपुर से हैदराबाद जा रही एयर एम्बुलेंस की। हालांकि इसे मुंबई डाइवर्ट किया गया, वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई। इस एम्बुलेंस के नागपुर में टेक ऑफ करते समय एक पहिया निकल गया था, इसकी वजह से प्लेन लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद इसे मुंबई की ओर डाइवर्ट किया गया और पायलट की सूझबूझ के साथ प्लेन को सुरक्षित उतारा जा सका। क्योंकि उसका पहिया गिर चुका था, इसीलिए जो नॉर्मल लैंडिंग गियर होता है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। बेली लैंडिंग करवाया जाता है प्लेन का ऐसे समय में फोम के ऊपर, और इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट जहां पर इसकी व्यवस्था की जा सकती थी वहां पर इसे भेजा गया था। सुरक्षित इस विमान को अब उतारा जा चुका है। जेटसर्व एविएशन C-90 एयरक्राफ्ट ये जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नागपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते समय ये व्हील निकल गया था। ये एक एयर एम्बुलेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और देखिए कि किस तरह की परिस्थिति बन गई थी, लेकिन इस आपात परिस्थिति को इस वजह से ये सुरक्षित उतर पाया क्योंकि पायलट की सूझबूझ इसमें रही और सारे लोगों ने मिलकर ये निश्चित किया, ये निर्धारित किया कि ये सुरक्षित लैंड कर पाए। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी खबरों को सबसे तेजी से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं aajtak.in पर या फिर डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।